तो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन ये कोई मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है, हमने फिजिक्स में भी किया हुआ है। जैसे अगर हम लोग बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, तो हम लोग उसमें हमेशा पढ़ते हैं ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू बॉडीज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम वहाँ हटाते हैं और दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है इक्वल्स टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो यही सेम चीज जब हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे दो क्वांटिटी ले लेंगे, एक x और एक y। अब ये x और y या तो एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या वेरी करेंगे या फिर इनवर्सली वेरी करेंगे। डायरेक्टली वेरी करने का मतलब क्या होता है कि अगर तुमने x की वैल्यू बढ़ाई तो y भी साइमल्टेनियसली बढ़ेगा, और अगर x को कम किया तो y भी कम हो जाएगा। इसमें कोई एग्जांपल दे सकते हो? जैसे कि कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें अगर हम लोग x को बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है और x को कम कर रहे हैं तो y भी कम हो रहा है। स्पीड एंड डिस्टेंस, ओके। डिस्टेंस को लेकर हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं ना कई बार। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे कॉस्ट एंड क्वांटिटी। कॉस्ट एंड क्वांटिटी कैसे हुआ? क्योंकि अगर हम लोग क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो हमें कॉस्ट भी उसको खरीदने का जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर कुछ और ले लें, जैसे हाँ, डायरेक्ट हो गया ना, कैसे इनवर्स कैसे हो, कैसे इनवर्स कैसे हो? हाँ बोल। हाँ, जैसे मान ले एक 1 किलो आलू 20 रुपए में मिल रहा है, 5 किलो आलू लेगा तो 100 रुपये पड़ेंगे ना। हाँ हाँ, वैसे कर रहा हूँ। एक्सट्रीम केस में नहीं है कि कुछ को कंसेशन दे दिया, कंसेशन देने से इतना थोड़ा ना देगा कि तुम्हारा वो प्राइस कम हो जाएगा। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। जितनी ज़्यादा बारिश होगी तो उतना तुम्हारा क्रॉप का पैदावार बढ़ेगा। लेकिन फिर इसमें बोलोगे सर कई बार ऐसा भी तो होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्रॉप ये था, हम लोग वो केस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एक हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी तुम्हारा बढ़ेगा। तो ये जितने भी एग्जांपल हैं इसमें एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी दूसरी भी कम होगी। अच्छा, इसमें आएगा कि अगर एक बढ़ गया तो दूसरा कम हो जाएगा, और अगर एक कम हो गया तो दूसरा बढ़ जाएगा। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल स्पीड एंड टाइम हो सकता है। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि तुम अगर मान लो कोई 100 किलोमीटर को कवर कर रहे हो 20 की स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर, तो 5 घंटे लगेंगे। अब तुमने अपनी स्पीड को सपोज 25 किलोमीटर पर आवर कर दिया तो वही तुमको लग जाएगा 4 घंटे। तो तुमने क्या किया, स्पीड बढ़ाया, टाइम तुम्हारा कम हो गया। तो तुम्हारे पेपर में यूजुअली 2 से 3 तरह के क्वेश्चन इसके अंदर में आते हैं। एक तो यही हो गया कि वो ऐसे नंबर्स दे देगा। तो अभी इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे इसमें हमने क्या किया था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे ही हटाया तो कांस्टेंट लगाया, तो उसी तरह से यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट के वाई आ गया। यहाँ से हटेगा तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू के वन वाई। अच्छा, ये हमें दे देगा एक और फॉर्मूला, एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू के, और ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला दे देगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। इसका मतलब है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 बाई वाई वन इज इक्वल्स टू x2 बाई वाई टू, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 वाई वन इज इक्वल्स टू x2 वाई टू। अब इसमें कैसे पता चल रहा है कि डायरेक्ट वेरी कर रहा है? तो देखो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग ऐसे लिख ले x1 बाई एक्स टू, तो ये y1 बाई वाई टू के इक्वल होगा। मतलब x1 y1 को करस्पॉन्ड कर रहा है और x2 y2 को करस्पॉन्ड कर रहा है। जबकि यहाँ पे देखो अगर मैंने x1 बाई x2 लिखने की कोशिश की तो ये उल्टा हो जाएगा, y2 बाई y1 हो जाएगा। मतलब x1 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, x2 को, और x2 करस्पॉन्ड कर रहा है y1। तो ये होता है इनवर्स और ये होता है डायरेक्ट। अब इस पे क्या है कि तुम्हारा मैंने जैसे कि बोला 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक में वो सिर्फ नंबर्स के साथ में ही खिलवाड़ करेगा, एक में रियल लाइफ सिचुएशन ले लेगा, एक में टेबुलर फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं। तो ज्यादातर तुम्हारे पेपर में जो 2 टाइप आते हैं, एक तो वही है नंबर्स नंबर्स को ही लेके वो एक देता है, और एक रियल लाइफ सिचुएशन को टारगेट करता है। तो ये तुम जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं सीधा क्वेश्चंस की स्लाइड में ले जाता हूँ तुम लोगों को, ताकि वो चीजें समझ में आए और अच्छे से।
ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, x वेरीज एज mth पावर ऑफ y एंड y वेरीज एज nth पावर ऑफ z एंड x वेरीज एज pth पावर ऑफ z। तो तुम्हें p, m और n के बीच में रिलेशन बनाना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो जरा। यस, ऐसे क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम में किए हुए हैं, तो वैसे ही सोच के करना है इसको। रिलेशन निकालनी है ना, m और n और p के बीच में रिलेशन निकालनी है। तुम लोगों ने जो लिखा है वो कुछ ऐसा लिखा होगा जैसे x वेरीज एज mth पावर ऑफ y, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद y वेरीज एज nth पावर ऑफ z, मतलब ये हो गया। एंड z वेरीज एज x वेरीज एज pth पावर ऑफ z, ये हो गया तुम्हारा तीसरा। अब इन तीनों को कैसे रिलेट करोगे बताओ। ये तुम्हारे पास में तीन है, तुम ये सोच लो कि प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू वाई के पावर में 1/m, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी है वहां पे एक कांस्टेंट ही तो आएगा, ये z के पावर में 1/n। हाँ, तो इसको ऐसे आपस में रिलेट करो कि पी एम एन के बीच में रिलेशनशिप आ जाए। ये तो तुम्हारी तीन चीजें तुमने लिख ली है, उसके बाद उसको ये करो। सी पार्ट आ रहा है तुम्हारा, धर्मेश क्या आया? सी आ रहा है। क्या करोगे इसके बाद बताओ। ये आ गए तुम्हारे तीन इक्वेशन, उसके बाद क्या किया बताओ। हाँ, y की वैल्यू इसमें पुट कर दे, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू जेड के पावर में 1/mn, और x की वैल्यू यहाँ से पिक कर लेंगे, तो ये z के पावर में 1/p इज इक्वल्स टू जेड के पावर में 1/mn हो गया। अब दोनों को काट लो, 1/p इक्वल्स टू 1/mn आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही तुम्हारा जो ऑप्शन बनेगा वो है p इक्वल्स टू mn। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, है भी थोड़ा सा लंबा, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर का। उसने तुमको बोला है, इफ देयर इज अ क्वांटिटी y which varies as sum of three quantities of which the first varies as x, second varies as minus x plus x square and third varies as x cube minus x square। तो ये जो y है ये किस फॉर्म में होगी इनमें से, ये बताना है। उसको एक बार थोड़ा सा लिखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि कुछ देर के बाद हो सकता है तुम आंसर खुद ही गेस कर लो। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन वंस। के एक्स क्यूब, ये कैसे हुआ? नहीं, नहीं आएगा के एक्स क्यूब। तुमने इसको लिखा तो है बट, हाँ, कौन सा आ रहा है? खाली डी ऑप्शन नहीं। इसका जो सही आंसर है, मैंने बोला था कि पता चल जाएगा, लेकिन नहीं तुम लोगों को पता चला, तुम लोग रॉन्ग आंसर्स को पिक कर रहे हो। इसका सही आंसर बी है। अब मैं इसको समझाता हूँ क्या हो रहा है। उसने तुमको बोला है कि वाई वेरीज, वेरीज के लिए तुमको ये वाला साइन लगाना पड़ेगा, एज सम ऑफ थ्री क्वांटिटीज। तो तीन क्वांटिटीज को मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये कांस्टेंट से रिप्लेस होगा, एक के मान लेते हैं यहाँ पे, टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब एक एक करके सारे क्वांटिटी के बारे में उसने बात करनी है। जैसे फर्स्ट वेरीज एज एक्स, मतलब ए जो है दैट वेरीज एज एक्स, तो इसको रिप्लेस कर दो ए इज इक्वल्स टू k1 x से। बी वेरीज, मतलब सेकेंड वेरीज एज माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख लो बी वेरीज एज माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको रिप्लेस करो k2 से।
माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये खत्म। और तीसरी क्वांटिटी जो है वो वेरी कर रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से, तो इसको लिखेंगे c इज इक्वल्स टू के थ्री टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको अपने अपने रिक्वायर्ड प्लेसेस में पुट कर दो। अब जैसे ही तुमने ये काम किया तो क्या होगा, एक के तो पहले से ही था, यहाँ पे आ जाएगा के वन एक्स, दूसरे वाले में आ जाएगा के टू टाइम्स ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरे वाले में आ जाएगा के थ्री टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये बना के वन एक्स, फिर माइनस के टू एक्स, फिर आ जाएगा प्लस के टू एक्स स्क्वायर, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा के टू नहीं के थ्री एक्स क्यूब, और फिर माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, जो एक्स वाले टर्म्स हैं उनको पहले कलेक्ट करना है। तो एक्स वाले ये दो दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर एक्स वाले टर्म्स को एक साथ ले लें तो ये के वन माइनस के टू हो जाए। इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, एक कैपिटल ए के से रिप्लेस कर देना। फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखो तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म में दो आ रहे हैं, एक के टू माइनस के थ्री, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे सपोज अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन एल से। और फिर सबसे लास्ट में खाली के थ्री एक्स क्यूब है, इस के थ्री को रिप्लेस कर देंगे एम से। तो तुम्हारा जो आंसर है वो बन गया के एक्स प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, एंड दैट अप्रोच इज दिस ओनली। ठीक है, आया समझ में? ठीक, आया ना समझ में? मतलब हो सकता है तुमको पेपर में दोबारा देखने को मिल जाए कभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये देखना जरा, ये उसी क्वेश्चन के जैसा है लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसने नंबर्स दे दिए हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और वैसे इसको करने का एक स्मार्ट तरीका भी हो सकता है, बट तुम लोग पहले देखो कैसे कर रहे हो। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, मैंने बोला था नंबर्स को लेके क्वेश्चन डालता है, वो ये वाले सारे नंबर्स वाले क्वेश्चन है। देखो, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन बनेगा तो ही आया है, ऐसा नहीं है। अगर अप्रोच सही है तो भी चीजें हैंडल की जा सकती है। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सोचें तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि y इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू क्वांटिटीज, और जब भी ऐसी वो बातें करता है तो हम लोग टू क्वांटिटीज को a और b ले लेते हैं। यहाँ वेरीज वर्ड नहीं है, सीधा बोला इक्वल। अब एक एक करके बोल रहा है कि आउट ऑफ विच वन, मतलब वन मतलब सपोज कर लेते हैं a वेरीज डायरेक्टली एज x, दैट मीन्स हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस कर सकते हैं a इक्वल्स टू k1 x। और जो दूसरा है अदर,
उसको बी मानते हैं, दैट वेरीज इनडायरेक्टली एज एक्स 1/x, तो इसको लिख लेते हैं b इक्वल्स टू k2/x। अब इन दोनों को उठा के यहाँ पुट करने पे ये इक्वेशन बन गया y इक्वल्स टू k1x प्लस k2/x। अब हमें किसी भी तरह से क्या करना है, इस k1 और k2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एंड ऑब्वियसली दो कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसने तुमको दो सेट ऑफ वैल्यूज दिए हुए हैं x और y के। पहला सेट क्या कहता है कि जब x 4 है तो y 6 है, तो अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ डालता हूँ तो ये बन जाएगा 6 इज इक्वल्स टू k1 4 प्लस k2/4। ये एक इक्वेशन बन गई k1 k2 की। और दूसरा क्या है, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू है 10/3। तो अब इसको अगर यहाँ पुट करता हूँ तो एक और इक्वेशन बन जाएगी 10/3 इक्वल्स टू 3k1 प्लस k2/3। लेकिन इसके बाद फिर तुम्हें इसको सॉल्व करके k1 k2 निकालना पड़ेगा, एक कोई आंसर इसमें से आ जाएगा। लेकिन ये बहुत लंबा अप्रोच होगा, तो इसका एक शॉर्टकट क्या होता है कि तुम एक एक करके ऑप्शन को पकड़ लो। जैसे पहला ऑप्शन लिया, इस ऑप्शन के अंदर में x और y की जो भी वैल्यूज हमें दे रखी हैं उनको पुट करके देखो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x मस्ट बी 4 एंड y इक्वल्स टू 6। पहले इसको चेक करो, बन रहा है, x को 4 डालने पे y 6 आ रहा है क्या? नो सर, तो ये ऑप्शन तुम्हारा हो नहीं सकता, भूल जाओ इसको। सेकेंड ऑप्शन में आओ, उसमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू माइनस का 2x प्लस 4/x। अब इसमें भी चेक करो, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 6 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? जी भी नहीं कर रहा, तो बढ़िया है फिर तो। तीसरे में चले जाओ, y इक्वल्स टू 2x प्लस 8/x अगर करते हैं तो अगर x की जगह 4 और y की जगह 6 डालते हैं, x की जगह 4 और y की जगह 6, नहीं कर रहा है। अब डी पार्ट पे सीधा हो। अब है कि इसमें ऑप्शन तुम्हारा डी में है तो तुमको थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन दोनों सर्च कर लेना, दोनों वैल्यूज करेंगे इसमें। जैसे x 4 और y 6 तो तुमने किया, साथ में ये भी चेक करना कि x 3 और y 10/3 भी कर रहा होगा इसके अंदर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना, अदरवाइज फिर तुमको ये सॉल्व करना पड़ेगा और वहां से k1 k2 निकाल के वहां पुट करना पड़ेगा। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये फिर एक दूसरे वैरायटी में जा रहा है जिसमें वो तुमको ऑलरेडी बताएगा कि दो तीन चीजें कैसे रिलेट करती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि x वेरीज डायरेक्टली एज y एंड इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ z। और फिर उसने तुम्हें x y z के एक सेट ऑफ वैल्यूज दे दिया है और दूसरे साइड से y और z की वैल्यू दी हुई है, x निकालना है। तो पहले उसके फॉर्मूले को बना लो और उसके बाद इसको अप्रोच करो। यस, क्या बना, क्या क्या किया अभी तक क्वेश्चन में? सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन में दे रखा है x वेरीज डायरेक्टली एज y एंड इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ z। तो पहले तो देखो तुमने ये लिखा है कि नहीं, और अगर तुमने ये लिखा है तो फिर यहाँ एक ही कांस्टेंट को लाओ, दो कांस्टेंट नहीं आएंगे। मतलब ये उस तरह से हो गया जो अभी हमने पहला एग्जांपल लिया था,
कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने इसमें क्या किया था कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो ये बन गया था एस इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सेम काम यहाँ पे करना है। तो ये क्या बनेगा बताओ, पहले तो इसको मिक्स कर दो, दोनों ही वैल्यूज एक ही चीज को तो कर रहा है, y को भी कर रहा है इनवर्सली एस स्क्वायर ऑफ जेड। तो अब जब तुम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो जो कांस्टेंट आएगा वो ये आ जाएगा। तो तुम्हारा एक फॉर्मूला रेडी हो गया, एक्स जेड स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल्स टू के। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है इन क्वेश्चंस में कि तुम्हें उस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वो तुमको एक सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड दे रखा है, x10 y4 और z14। इसको यहाँ पुट कर दो ताकि तुम्हें k की वैल्यू मिल जाए। तो x के जगह 10, z के जगह 14, 14 का स्क्वायर हो गया 196 और y है तुम्हारा 4। इससे तुम्हें k की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मिल रही है 490। तो अब जो भी तुमने फॉर्मूला भी बनाया था उसमें k फिक्स हो गया है 490। मतलब तुम इसको लिख सकते हो एक्स जेड स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल्स टू 490, तो होगा ही होगा। अब यहाँ आ जाओ, तुम्हारे पास z है, y है, x नहीं है, x फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यूज को यहाँ पुट कर लो पहले। तो y के जगह आ गया 16, z 7 था तो 7 का स्क्वायर 49, x तुम्हें निकालना है। आई थिंक इसके आगे तुम कैलकुलेशन कर लोगे अपना, x की वैल्यू आ जाएगी 160। आया कुछ समझ में? ध्यान रखना है सब क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन जो आते हैं डायरेक्ट इनवर्स से वो इसी फॉर्मेट में आएंगे। अब थोड़ा सा एग्जांपल और देखते हैं नेक्स्ट। धर्मेश समझ में आया कि नहीं? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करना फिर। हाँ चलो, ये उससे इजी है क्योंकि इसमें दो ही क्वांटिटी दे रखे हैं, इसको जरूर कर लेना। एक ही लाइन पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है, दो तीन आएंगे तो उसको करना पड़ेगा। अभी ये जैसे ये क्वेश्चन इजी है, इसको तुम कर लेगा आराम से। सेम अप्रोच से करना। फोर आ रहा है, तुम्हारा भी आ रहा है 4, देखो चेक करते हैं, रुक जाओ। जैसे इसने 4 बोला, 4 ही आ रहा है। हाँ देख लेते हैं एक बार करके। जैसे उसने बोला x वेरीज इनवर्सली ए स्क्वायर ऑफ y, तो ये लिखने के बाद x इज इक्वल्स टू के बाई वाई स्क्वायर कर दिया। अब उसने तुमको x और y की वैल्यू दे रखी है रेस्पेक्टिवली 1 एंड 6, तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 36। अब इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू 36 बाई वाई स्क्वायर। अब देखो y की वैल्यू दे रखी है 3, तो 36 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, काटोगे x की वैल्यू आ जाएगी 4। देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। हाँ अब देखो ये भी वही है, अब एक्स वाई और जेड के जगह उसने न्यू लेटर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, एस आर एंड टी। इसको ट्राई करना करने की। ट्वेंटी आ रहा है, तुम्हारा क्या हुआ? उसका 20 आ रहा है, तो एक बार चेक करते हैं 20 आ रहा है, आ रहा है। अच्छा इस क्वेश्चन में बस एक ही है बात जो बोलने वाली बात है, जैसे यहाँ पे जैसे दिया है एस वेरीज डायरेक्टली एज आर एंड टी वेरीज इनवर्सली एज आर। तो हमें एक ही चीज को टारगेट करना है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ आर वेरीज डायरेक्टली एज एस एंड आर वेरीज इनवर्सली एज टी। तो इन दोनों को मिला के मुझे मिल जाएगा आर वेरीज एस बाई टी।
हाँ, और यहाँ से R इज इक्वल्स टू के एस बाई टी, और जैसा कि मैंने बोला था कि K का एक फॉर्मूला बना लेना आर टी बाई एस। तो एक सेट ऑफ आर टी एस तुम्हें दिया हुआ है 20, 10 और 40, तो 20 इंटू 10 अपॉन 40, ये तुम्हारा K का वैल्यू बना देगा 5। अब इस 5 को डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लो, तो ये बन गया आर टी बाई एस इज इक्वल्स टू 5। कहाँ पे 2 बन रहा है, कैसे? तो 5 आया ना वो, 200/40 इज 5 ओनली। तो ये 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ 10 दिया हुआ है, टी निकालना है, एस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर एस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है कि एस वही सेम वैल्यू लेके आ रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें 40 लिखना है। इस चीज को ध्यान रखना कि अगर कोई चीज नहीं दी हुई है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू वहाँ रिपीट हो रहा है। तो अब ये कितना हो गया, टी इज इक्वल्स टू 200/10, जो कि काटने के बाद आंसर को बना देगा 20। 20 ही बोला था ना तुमने तो। हाँ, तो फिर ये क्या बोल रहे थे, यहाँ क्या गड़बड़ कैसे कर दिया? तो आना चाहिए फिर यहाँ पे 2 लिख के, तो 20 नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है, देख लेना, वो कुछ शायद इधर उधर हो गया। नहीं नहीं, वो नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें एक ही फॉर्मूला पे जानना है। हाँ ठीक है ना, अलग बनाओगे तो पता नहीं वो डायरेक्ट कैसे आ गया तुम्हारा, लेकिन उसको हमेशा रूल बना लो। चलो नेक्स्ट। अब देखो ये हो गया रियल लाइफ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन। मैंने बोला था 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, अब ये थर्ड टाइप में आया। इसके बाद एक और आएगा, टेबल वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें तुम्हें इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसमें वैल्यू डालोगे। ठीक है, वहां तक। उसके आगे के की वैल्यू निकालनी है, के निकालोगे और फिर उसके अंदर कंडीशन पुट करना है जो तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें पुट करने के लिए कह रहा है। जैसे पहले लाइन में ये चीज तो क्लियर हो गई कि एक आदमी है सचिन, जिसका इनकम है 15,000 और एक्सपेंसेस जो वो करता है वो है 9,000। तो मैं यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमें बाद में यूज करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ के। अब रिलेशन क्या बन रही है कि एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस को मैंने ई से डिनोट किया है, इट वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ हिज मंथली इनकम। इनकम को मैंने आई से डिनोट किया है। तो अब इसके अंदर में अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो ये बन जाता है इज इक्वल टू के आई स्क्वायर। अब ऐसा करने के बाद ये जो वैल्यूज है इनको पुट करने का टाइम आ गया। तो हमारा जो ई है वो है 9,000 और आई की वैल्यू है 15,000। तो ये रफली तुमको एक के की वैल्यू दे रहा है, जिसको तुम अभी चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करना चाहो तो कर भी सकते हो। अब तुमको ये मिल गया, फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, E इज इक्वल्स टू 9,000 अपॉन 15,000 का होल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अब वो क्या चाहता है कि व्हाट इज हिज इनकम व्हेन इट जस्ट इक्वल्स हिज एक्सपेंसेस। मतलब तुम्हें तब का इनकम बताना है जब उसका एक्सपेंडिचर इनकम के इक्वल हो जाए। तो तुम्हें तो एक्सपेंडिचर को इनकम के इक्वल करके निकालना किसकी वैल्यू है, इनकम की। तो ई और आई में ई को इक्वेट करना है आई के साथ और यहां से आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर देना। ये बन गया तुम्हारा। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक आई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये यहां चले आएगा। 15,000 इंटू 15,000 अपॉन 9,000। बस ये कैलकुलेशन अब कर लो, सीधा 3,000 से काटो, ये 5 में जाएगा और ये 3 इसको काटेगा 5,000 में। तो 5,000 इंटू 5 तुम्हारा आंसर हो गया 25,000। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और हैं, इसको करोगे तभी पता चलेगा कैसे चल रहा है क्या। हाँ लिख लो आराम से। के की वैल्यू 25,000, के की वैल्यू 25,000 नहीं, 1/k की वैल्यू 25,000। हाँ 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 हाँ,
तो वो अच्छा ठीक है, वो तुम यहाँ से पहले ही निकाल लिए थे 1/25,000। ये भी तुम कर सकते हो क्योंकि लास्ट स्टेप में फिर क्या होगा कि डायरेक्ट इसको इधर सेंड करोगे, उल्टा हो जाएगा, 25,000 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, वो तुम डाल सकते थे यहाँ पे, कोई नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखो टेबल वाला क्वेश्चन है, इसमें उसने तुमको पहले ही बोल दिया है कि एक टेबल है। अच्छा इस टेबल में थोड़ा सा लाइन वाइन बना देता हूँ ढंग से। वैसे तो वो टेबल तुमको समझ में आ रहा है कि दो क्वांटिटी है जो कि एक दूसरे के साथ में इनवर्सली वेरी कर रही है, एंड दोस टू क्वांटिटीज आर एम एंड एन। ये टेबल एक्चुअली ऐसे दिया होता है, मैंने लाइन वाइन नहीं ड्रॉ की, ऐसे ऐसे है टेबल। और तुम्हें इस टेबल में जो भी बात लिखी हुई है फर्स्ट लाइन में कि इट इज द टेबल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, उसको ध्यान में रखते हुए जो कांस्टेंट छोड़ा है उसने, क्या क्या कांस्टेंट है, एक ए है, बी है और सी है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। करो इसको। धीरे धीरे ए बी सी तीनों देखो, उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तुमने बोला ए की वैल्यू 10, ए ऑप्शन ही आ रहा है क्योंकि इसके अंदर एम अगर इनवर्सली वेरिंग कर रहा है एन के साथ। हाँ हाँ, एक सेकंड, तो ये एम एन की वैल्यू हो गई के इक्वल। तो तुम्हें ये देखना है कि कौन सा वाला एम और एन दोनों अवेलेबल है, तो ये वाला है। तो के की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 15 इन -60। तो अब तुमको सिर्फ ये देखना है कि हर कॉलम के अंदर में -60 का बैलेंस बने। तो ये -6 है, तो ए की वैल्यू 10 रखोगे तभी तो ये -60 बनेगा। फिर ये 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करके -60 बना सकते हो, -30। सी के साथ 6 मल्टीप्लाई -10, ये -10 होगा, तो ये सीधा आंसर आ गया। ये इस तरह से करना होता है इन क्वेश्चंस को। अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ ये देखो, अब ये फिर एक आ गया रियल लाइफ सिचुएशन, अब तो ये कर लोगे। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले बताओ 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं? 12। उसकी चीज को ध्यान रखना क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, क्योंकि उसका फाइनल आंसर जो है फुट और इंचेस में। अच्छा इस क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इट शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज, क्योंकि मैं देखा थोड़ा कैलकुलेशन इतना ज्यादा हो गया। अच्छा अब मैं इसको चलो कर ही देता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया। हाइट इज वेरिंग एज स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज। मैंने हाइट को एच लिया है और एज को ए ले लिया है। हाँ स्क्वायर रूट है वहां पे। तो अब इसके अंदर तुम अपना कंडीशन डाल दो। जैसे कंडीशन क्या है कि जब एज 9 ईयर है तो हाइट है 4 फीट। तो सबसे पहले यहाँ से इसको हटाएंगे तो के रूट ए हो जाएगा। 4 यहाँ लिखना है और इसके जगह 9 लिखोगे तो ये बाहर आएगा तो 3 बन जाए।
4/3 के की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को स्ट्रेट अवे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो h इज इक्वल्स टू 4/3 रूट ए। अब उसने तुमको मेरे ख्याल से कुछ एक पूछा होगा कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री एट द एज ऑफ 16 ईयर। तो 16 यहाँ डालते, हाँ 5 फुट का, हाँ बिल्कुल सही। 4 इंटू 4/3 हो गया, 16/3 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/1/3। और अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। तो 5 फुट तो कंफर्म था, ये जो 1/3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ और आंसर हो जाएगा 5 फुट 4 इंच। एक क्वेश्चन और है, वो भी कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है ये रहा। अब ध्यान से इसको पहले समझो हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब कॉस्ट जो है वो वेट के स्क्वायर के हिसाब से वेरी कर रहा है। अब ये डायमंड क्या होता है, गिर जाता है धीरे से और 4 पीस में टूट जाता है। ये डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद देयर वेट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। अब टूटने के बाद जो वैल्यू हुई है डायमंड की, उसके और इनिशियल वैल्यू के बीच में जो ओरिजिनल वैल्यू थी टूटने से पहले, ऑब्वियस सी बात है कि टूटने से पहले डायमंड की वैल्यू ज्यादा थी और टूटने के बाद वो कम हो गई है। तो वो तुमको क्वेश्चन में बता दिया है कि इफ द लॉस इन द टोटल वैल्यू ऑफ द डायमंड वाज ₹70,000 देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल डायमंड। हमें ओरिजिनल डायमंड की प्राइस बतानी है जब वो टूटा नहीं था। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे अप्रोच कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर। कंप्लीट क्वेश्चन है ये। क्या आया मीनिंग, क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को, पहले ये बताओ, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन अभी पढ़ लेना पड़ रहा हो। बोलो हाँ, बताओ क्या समझ में आ रहा है। हाँ, एक तो पहले ना कंप्लीट पीस बना लेते हैं, एक पूरा कंप्लीट पीस ले लेते हैं टूटने से पहले। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टूटने से पहले वेट रहा होगा एंटायर डायमंड का, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ये जो सम होगा 1 2 3 और 4 का 10x। तो इस डायमंड का कॉस्ट क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W स्क्वायर। हाँ, तो C इज इक्वल्स टू K, W के जगह ये 10x अगर कर दें तो ये क्या हो जाएगा 10 का 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर। C की वैल्यू हो गई 100x स्क्वायर। ये तो क्लियर है। अब K लिखना चाहो यहाँ पे लिख दो, हाँ 100x स्क्वायर कर दो। ये तुम इसको कैसे ले रहे हो, पहले तो सबको ऐड कर दिया ना, ये 10x हो गया और फिर वहां पे 100kx स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो सही है। अच्छा, अब ये गिरा और ये टूट गया, एक पीस 1 का, एक 2 का, एक 3 का और एक 4 का। तो अब इनका वेट किस रेशियो में है, 1 2 3 4 का। तो कॉस्ट जब डिसाइड होगा तो 1x का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। अब इनको जरा ऐड करो जल्दी से, 25 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 30x। तो तुम ये कह सकते हो 30kx स्क्वायर हो गया। ये C1 है, ये C2 है। अब इन दोनों का जो लॉस हुआ है, इसमें जो कॉस्ट था और इसमें जो कॉस्ट था, उसका लॉस कितने का बता रहा है वो 70,000 का। तो हम लोग को क्या करना है, ये जो 100kx स्क्वायर है माइनस 30kx स्क्वायर, इसको सीधा सीधा इक्वेट कर देना है 70,000 के साथ। और यहां से ज्यादा कुछ नहीं, kx स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ये हो गया 70kx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70,000। तो kx स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 100 नहीं 1000 हो जाएगा ना शायद। kx स्क्वायर की सिर्फ वैल्यू निकालनी, उसमें तो और कुछ नहीं करना है। kx स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1000। अब हमें चाहिए ओरिजिनल वाला, तो हाँ, अब इस kx स्क्वायर ओरिजिनल में जब डालोगे तो यहाँ डाल दोगे, तो 1000 इंटू 100 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आप इतना 10 क्वेश्चन जो किए हो, इसके अलावा मैं तुम्हें असाइनमेंट भी भेजूंगा।